अस्सलाम एवरीवन। आज से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 11 पैथो सीरीज। आप लोग को पता है इस ब्लॉक में पैथो की वेटेज बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक 11 में पैथो में दो चीज़ें हैं, न्यूरो साइंसेज है और रीनल है। ठीक है, न्यूरो साइंसेज से 38 मार्क्स का पेपर आना है और रीनल से आना है 25 मार्क्स का थ्योरी का पेपर। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह इसको एलो वाइज लेके चलेंगे। बस जो भी जिस तरह से एलो आते जाएंगे ना उस तरह से एलो वाइज इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना है पहले एलो से। उसमें वो लोग हमसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द न्यूरो साइंसेज, हमने पहले स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले एलो में उसने हमसे पूछा एक्सप्लेन द एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पायोजेनिक एंड एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। ओके, तो मेनिंजाइटिस, व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। अब मेनिंजेस क्या है? ये जो है ना ये ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है जो सीएस को प्रोटेक्ट करती है। सीएनएस में क्या आ जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, तो इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कोड को यूँ बाहर वाली साइड से कवर किया होता है और इसको इन्फेक्शन से या ट्रॉमा से किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? दो ही फंक्शन है, प्रोटेक्शन करना और न्यूट्रिशन जो है वो देना हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। ओके, सो मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये ब्रेन की और स्पाइनल कोड की, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है और इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो मेनिंजेस में कौन कौन सी लेयर्स आ जाती है? 3 लेयर्स आती हैं टोटल। जो हम इसको बाहर से अंदर की तरफ देखें ना तो इनके सीक्वेंस ऐसे है। सबसे पहले आती है ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड के नीचे है सब अरेक्नॉइड स्पेस जहां पर हमारा सीएसएफ फ्लो करता है। सबसे नीचे नीचे आती है पाया मैटर। ठीक है, सीएसएफ हमारा बनता कहां पर है? वेंट्रिकल्स में बनता है ब्रेन के। और फ्लो कहां पर करता है? ये जो है सब अरेक्नॉइड स्पेस में फ्लो करता बनता कहां पर है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से बनकर जो है सब अरेक्नॉइड स्पेस में फ्लो करता है और सब अरेक्नॉइड स्पेस से ड्यूरल वेनस साइनसिस में ये क्या करता है? ड्रेन कर जाता है। ठीक है, ये आपको उन्होंने दिखाई हुई है मेनिंजेस, ड्यूरा, अरेक्नॉइड। और अरेक्नॉइड के ये वाली पतली लेयर अरेक्नॉइड की है और इसके नीचे क्या है? सब अरेक्नॉइड स्पेस। यहाँ पर सीएसएफ फ्लो करता है और यहाँ पर विलाए होते हैं जिसके थ्रू ये ड्रेन करता है वेनस साइनसिस में। फिर सबसे नीचे है पाया मैटर। ठीक है, ओके, अब ये जो ड्यूरा और ड्यूरा लेयर है इसको हम कहते हैं पैकी मेनिंजीज। इसका नेम है पैकी मेनिंजीज। और अगर इसकी इन्फेक्शन होता है, इसका इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम कहते हैं पैकी मेनिंजाइटिस। ठीक है, ड्यूरा मैटर की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? पैकी मेनिंजाइटिस। और इन दोनों को अरेक्नॉइड लेयर, सब अरेक्नॉइड स्पेस और पाया मैटर को हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजिस। ठीक है, ये लेप्टोमेनिंजिस का इन्फेक्शन जो है ये ज्यादा कॉमन है, इसलिए जब भी हम मेनिंजाइटिस कहते हैं हमारा मतलब ये होता है कि लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है, इसका इन्फेक्शन हुआ। और लेप्टोमेनिंजिस में क्या क्या होता है? अरेक्नॉइड मैटर, सब अरेक्नॉइड स्पेस और पाया मैटर। ठीक, ड्यूरा नहीं आता इसके अंदर। ओके, तो यहाँ रॉबिन्स में भी उन्होंने हमें यही बताई है मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन कि मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस। इसमें क्या क्या होता है? पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और सब अरेक्नॉइड स्पेस। और सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है? सीएसएफ कर रहा होता है। ठीक है, अब सीएसएफ के इस सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है ना, इसमें जो सीएसएफ है इसके कुछ फीचर्स हैं। एक तो यहाँ पर लो इम्यूनिटी होती है और दूसरे इसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है स्पेशली वो अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर सकता है। ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं कि लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन तो हो गई मेनिंजाइटिस में, ये किस वजह से हुई है? इसकी इन्फ्लेमेशन में ना ये वाले सारे कॉजेज हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है या वायरस की वजह से, फंजाई, स्पाइरोकीट्स, प्रोटोजोआ, इनमें से किसी की भी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आपको दिखाया हुआ मेनिंजाइटिस, इसके कॉजेज में क्या क्या आ जाते हैं? इसको हम क्लासीफाई करें ना तो इसमें दो तरह के कॉजेज हैं, इसके इन्फेक्शियस है और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं। इन्फेक्शियस में आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजो ये सब आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस में जो है वो एनसेड्स वगैरह, कैंसर आ जाता है और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि एसएलई, सार्काइडोसिस, ये सारे जो है ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं मेनिंजाइटिस के। ठीक है, फिर वो हमें कह रहे हैं मेनिंजाइटिस की क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी स्वेरिटी की बेस पर। तो स्वेरिटी की बेस पे इसकी दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया हुआ हमने, एक्यूट में और क्रोनिक में। एक्यूट मेनिंजाइटिस में क्या कहा जाता है? एक्यूट बैक्टीरियल, या इसको हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। और दूसरी है एक्यूट वायरल, जिसको हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, और क्रोनिक में क्या क्या आ जाता है? टीबी की वजह से होने वाली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होने वाली मेनिंजाइटिस क्रोनिक मेनिंजाइटिस है। इसके अलावा स्पाइरोकीट्स और फंजाई इसके कॉजेटिव एजेंट्स है क्रोनिक मेनिंजाइटिस के। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस के कॉज कौन कौन से हो गए? इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। और इसके ड्यूरेशन की बेसिस पर इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है? एक्यूट और क्रोनिक, ये स्वेरिटी भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, मेनिंजाइटिस हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जिसमें उन्होंने पूछा हुआ एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के नाम से आपको पता चल रहा है एक्यूट मतलब दैट इज ऑफ रैपिड ऑनसेट, पायोजेनिक मींस पस फॉर्मिंग, जहां पर पस बनेगी
और मेनिंजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। तो डेफिनेशन में भी उन्होंने ये बताया हुआ एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इज अ रैपिडली डेवलपिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस राइज्ड बाय पस फॉर्मेशन। पायोजेनिक का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। अब जहां पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, वहां पर पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, यानी पस बनती है। सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन भी इसको कहते हैं। पस फॉर्मेशन को सेपरेटिव मतलब बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज पस, बहुत ज्यादा जहां पस हो जाएगी ना, तो वो हो जाएगा सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन इन द सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। सब अरेक्नोइड स्पेस में क्यों? क्योंकि सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ है, वहां पर सीएसएफ में इम्यून सेल्स कम है, बैक्टीरिया वहां पर आसानी से ग्रो भी कर सकेंगे, और दूसरा वहां पे ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया की नरिशमेंट के लिए भी उनको ग्लूकोज ही चाहिए, इसलिए जो है ना सीएसएफ सब अरेक्नोइड स्पेस ये बैक्टीरिया की फेवरेट जगह है अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए, वहां पे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ आपको बताया हुआ है पायोजन का मतलब है पस फॉर्मेशन। और एक्यूट इन्फेक्शन में तो हमें वैसे भी पता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। अब एक्यूट इन्फेक्शन यहाँ पर जो है वो पायोजेनिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेटरी सेल्स न्यूट्रोफिल्स होंगे, लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे ना एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस, तो इसमें क्या होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। ओके, अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं। तो कॉजेज वो ना रॉबिन्स में उन्होंने बताया हुआ है कि इसके कॉज डिपेंड करता है एज पे, यानी हर एज ग्रुप में कॉजेटिव एजेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। न्यूनेट जो है वो न्यूली बोर्न बच्चे जो है उसमें मेनिंजाइटिस किस वजह से हो सकता है, ई कोलाई की वजह से, और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। दोनों ऑर्गेनिज्म को वो मदर के जेनिटल ट्रैक्ट से एक्वायर करेगा ड्यूरिंग बर्थ, और फिर उसमें क्या होगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं इन्फेंट्स और यंग एडल्ट्स में नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है कॉज मेनिंजाइटिस का, और ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस आ सकते हैं, ठीक है। हर एज ग्रुप के हवाले से याद रखना है, न्यूनेट्स में ई कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इन्फेंट्स और यंग एडल्ट्स में नाइजेरिया, और ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रेप्टोकोकस और लिस्टेरिया, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो वो पैथोजेनेसिस में बता रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है ना वो सीएसएफ में एंटर करेगा। अब कहाँ से एंटर करेगा, ये डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, ये बुक में उन्होंने बताया भी हुआ है। हिमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है, ये आपको बुक में उन्होंने दिखाया हुआ है। इन्फेक्शन के रूट्स कौन कौन सा है, हिमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड हो सकता है, ये बर्थ के से पहले होता है, और लोकल एक्सटेंशन भी हो सकती है नियर बाय अफेक्टेड स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए रूट्स, हिमेटोजीनियस, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, ट्रांसप्लेसेंटल या फिर लोकल एक्सटेंशन। तो जो भी रूट होगा ना वहां से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, और कहा जाएगा सीएसएफ में जाएगा। तो जैसे बैक्टीरिया है ना, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी तो वो क्या करेंगे, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस को रिलीज करेंगे, ठीक है। ये साइटोकाइंस और कीमोकाइंस क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट करवाएंगे, यानी इनेट इम्यूनिटी के एक्टिव होने से साइटोकाइंस कीमोकाइंस रिलीज हुआ, इन्होंने क्या किया, न्यूट्रोफिल्स को वहां पे रिक्रूट किया, यानी न्यूट्रोफिल्स वहां पर आ गए एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स वहां एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए सब अरेक्नोइड स्पेस में। इन न्यूट्रोफिल्स ने बैक्टीरिया पे अटैक किया, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज, ये बैक्टीरिया की डेड बॉडीज नियर बाय टिश्यूज के डैमेज होने से वहां पर जो डेब्री कलेक्ट होगा, और प्रोटीन रिच एक्सुडेट जो भी ये सारा है ना इस मटेरियल कलेक्शन, इसको हम कलेक्टिवली पस कहते हैं, ठीक है। ये हमें पस की फॉर्म पे नजर आएगा वहां पर। तो हम इस पस को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। इस पस को हम पुरुलेंट एक्सुडेट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सुडेट वो होता है प्रोटीन रिच, जो भी मैटर होता है ना प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ठीक है। ओके, अब हमें माइक्रोस्कोपिकली इसमें क्या नजर आएगा, माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या नजर आएगा, हम देखेंगे लेप्टोमेनिंजियल एक्सुडेट हमें मिलेगा, जिसके अंदर प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही राइज होते हैं, एक्यूट वायरल में लिम्फोसाइट्स राइज होते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक्सुडेट भी देख लिया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो है ना ये पायोजेनिक एक्यूट बैक्टीरियल पायोजेनिक इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो हमें इससे कंफर्म हो जाएगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है किसकी, लेप्टोमेनिंजिस की। फिर हम इसकी ग्रॉस अपीयरेंस देखेंगे। ग्रॉस जो हमें नेकेड से नजर आती है तो क्या होगा, नॉर्मली तो ब्रेन जो है वो उसकी कवरिंग बिल्कुल क्लियर होती है, अंदर वाली सारी स्पेस क्लियर होती है, लेकिन अगर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ ना तो हमें क्या मिलेगा, ब्रेन की कवरिंग्स के ऊपर हमें थिक लेयर मिलेगी सुपरेटिव पुरुलेंट एक्सुडेट की, ठीक है। एक व्हाइट ग्रे व्हाइट थिक सी लेयर बनी होगी ऊपर फर्स्ट की, वो हमें ब्रेन की सारी लेयर्स के ऊपर मिलेगी, ठीक है। किन किन स्ट्रक्चर्स पे हमें स्पेशली कवरिंग देखने को मिलेगी, ब्रेन स्टेम पर, सेरिबेलम पर, और सेरिब्रल कन्वेक्सिटीज पर, ठीक है। ओके, ये हमने अभी तक हमने क्या देख लिया है, हमने एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन देख ली कि ये रैपिडली डेवलपिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसका, लेप्टोमेनिंजिस का। लेप्टोमेनिंजिस में टोटल हमने दो तरह के इन्फेक्शन पढ़ने हैं, एक्यूट पायोजेनिक जिसकी कॉज है बैक्टीरिया, और एक्यूट एसेप्टिक, ठीक है, एसेप्टिक, इसके भी कॉजेज हम आगे देखेंगे। ओके, तो वो बता रहे हैं कि इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मेनली न्यूट्रोफिल्स है, कॉजेज में इसके हर एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। न्यूनेट्स में ई कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं, इन्फेंट्स और यंग एडल्ट्स में नाइजेरिया आ जाता है, ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रेप्टोकोकस और लिस्टेरिया आ जाता है। फिर माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या नजर है, लेप्टोमेनिंजिस में
एक्सुडेट मिला हमें, यानी प्रोटीन रिच फ्लूइड मिला, और हमें न्यूट्रोफिल्स मिले। तो हमें पता चल गया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है लेप्टोमेनिंजिस की। ग्रॉस अपीयरेंस में हमें क्या मिला, हमें ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और सेरिब्रल कन्वेक्सिटीज पर क्या मिली, थिक लेयर मिली सुपरेटिव पुरुलेंट एक्सुडेट की। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा मेनिंजिस की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के वही क्लासिक ट्राइड है इसका, फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी। न्यूकल रिजिडिटी क्या होती है, उसकी नेक स्टिफनेस हुई होती है। जब हम उसको कहते हैं ना कि आप अपनी चिन को अपने चेस्ट के साथ मिलाएं, तो पीछे से मेनिंजिस की क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है, तो जब वो अपने हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करेगा ना, तो लेप्टोमेनिंजिस में ना स्ट्रेचिंग होगी, जिसकी वजह से उसको स्वेयर पेन होगा। ठीक है, कहते हैं न्यूकल रिजिडिटी, यानी नेक की स्टिफनेस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिक ट्राइड क्या है मेनिंजाइटिस का, फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी, और ये बहुत स्वेयर सिम्टम्स होंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले मेनिंजाइटिस में सिम्टम्स जो है ना वो बहुत स्वेयर होती हैं। ठीक है, वायरल में इतनी स्वेयर नहीं होती, लेकिन बैक्टीरियल में बहुत स्वेयर होती हैं। फिर इसके कुछ अदर फीचर्स भी हैं जिसमें नोजिया, वोमिटिंग। आपको पता है कि मेनिंजाइटिस जो है हमारे ब्रेन में क्या है बच्चों, सीएसएफ है, और क्या है, टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू है, जिसमें क्या आ जाता है, पेरेन्काइमा आ जाता है, न्यूरॉन्स आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, और ब्रेन की कवरिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन, तो पता है आपको, इतनी सी क्लोज्ड स्पेस है, इसके अंदर कोई एक चीज की भी इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर है अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ, मेनिंजाइटिस के केस में कि मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हो गया, तो जाहिर है उन्होंने स्पेस को ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। अंदर प्रेशर जो है ना ब्रेन का, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन को हम कहते हैं स्कल को क्रेनियम भी कहते हैं, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना वो रेज हो जाएगा। इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से कौन कौन सी सिम्टम्स आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर्स भी हो सकते हैं पेशेंट को इस रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से, और क्या होगा, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी। इसके अलावा पेशेंट को फोटोफोबिया भी होगा। और स्वेयर केसेस में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा रेज होने की वजह से कोमा हो सकता है, ब्रेन की हर्निएशन हो सकती है। जाहिर है अंदर अब ब्रेन में इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया मेनिंजिस की, बाकी ब्रेन टिश्यू को वहां पर अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं बची, तो ब्रेन ने क्या किया, इसको लो प्रेशर इन स्पाइनल कोड की तरफ जो है अपने ब्रेन हर्निएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कोड की तरफ हर्निएट करना स्टार्ट हो जाता है, और उसके एंड में डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखा, क्लासिक ट्राइड इसका फीवर, हेडेक, न्यूकल रिजिडिटी है, ये सिम्टम्स बहुत स्वेयर होंगे, वायरल में इसकी स्वेयर नहीं होगी। कुछ अदर फीचर जो है वो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से नोजिया, वोमिटिंग ज्यादा प्रोमिनेंट है, सीजर्स, अल्टर मेंटल स्टेटस और फोटोफोबिया भी हो सकता है ऑप्टिक नर्व की इरिटेशन की वजह से, फिर ऑप्टिक नर्व की सेंसिटिविटी की वजह से, और स्वेयर केसेस में कोमा, हर्निएशन और ब्रेन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये सीएसएफ फाइंडिंग्स एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देख लेते हैं। सीएसएफ फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो सीएसएफ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सीएसएफ की अपीयरेंस, नॉर्मली तो हमारा सीएसएफ जो होता है ना वो क्लियर व्हाइट कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि बैक्टीरिया है तो इसमें क्लाउडी टर्बिड अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, क्लियर व्हाइट से क्लाउडी टर्बिड हो जाएगा, सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स रेज हो जाएंगे। नॉर्मली हमारे सीएसएफ में क्या होता है, मोनोसाइट्स होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या हुआ है, चूंकि इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स रेज हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रोटीन भी रेज हो जाएंगे, वो क्यों, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है ना उसकी वजह से वास्कुलर परमेबिलिटी रेज हो जाती है। और हमें पता है वैसे तो वेसल्स में से परमेबिलिटी इतनी नहीं होती है, प्रोटीन्स वेसल्स के अंदर ही रहते हैं, लेकिन अब चूंकि वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ गई है तो प्रोटीन्स भी वेसल्स को लीव करेंगे और जो है ना ब्रेन के टिश्यूज में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से वहां पे प्रोटीन्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और ग्लूकोज हमें बहुत कम मिलेंगे। ये वाली फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज वो अक्सर पूछ भी लेते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना और इन्फ्लेमेटरी सेल्स उनको वो कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज को, उनका जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज। और इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन है ना वो भी इंटरफेयर करती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, फिर वो ओपनिंग प्रेशर बता रहे हैं कि ये भी बढ़ जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ग्लूकोज इसमें कम हुआ होता है। ठीक है, ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक कौन सी कंडीशन को कहते हैं, बैक्टीरिया से पाक। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है ना क्लासिक फीचर्स तो मिलेंगे मेनिंजाइटिस के, लेकिन जब हम उसका कल्चर करवाएंगे ना तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, हमने देखा पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स थे, मेनिंजाइटिस के क्लासिक सिम्टम्स क्या थे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, किसी भी मेनिंजाइटिस के, वही हेडेक, फीवर और नेक स्टिफनेस। हमें ये सब चीजें तो मिलेंगी, लेकिन जब हम उसका कल्चर करवाएंगे ना तो वहां पर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हमें नहीं मिलेगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मल कल्चर ब्लड या जो भी अगार प्लेट है उसके ऊपर ग्रो नहीं करता। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस जो है ना वो ब्लड कल्चर या अगार प्लेट पर ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या सस्पेक्ट करते हैं, या तो कोई इन्फेक्शियस कॉज ही है, लेकिन इन्फेक्शियस में क्या हमने देखा था, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ थे, लेकिन इन्फेक्शियस कॉजेज में बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि हमने कल्चर करवाया और उस पर कोई भी ग्रोथ हमें नहीं मिली। तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शियस कॉजेज में वायरल हो सकता है, क्योंकि वायरस जो है ना वो इन कल्चर्स वगैरह पे ग्रो नहीं करता, कल्चर या एगार प्लेट्स पर। तो या तो हम इन्फेक्शियस सस्पेक्ट करते हैं, या तो हम समझते हैं कि ये जो है ना मेनिंजाइटिस ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज की वजह से हो गया। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में क्या क्या आ जाता है, एनसेड्स आ जाते हैं और
जो है वो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं, जैसे SLE, सार्काइडोसिस, या तो मैलिग्नेंट केसेस हैं जैसे कि कैंसर, इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो हम ये सब सस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने सिम्टम्स देखे हमें मेनिंजाइटिस के, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कल्चर करवाया बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं मिली तो हमने क्या क्या सस्पेक्ट किया, वायरस है या तो फिर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि एसेप्टिक जो है ना, इसका मतलब हमेशा यही नहीं होता कि इन्फेक्शियस कॉजेज है। ठीक है, अगर हमने देखा है वहां पे हमें बैक्टीरिया नहीं मिले ना, तो हमने सिर्फ यही सस्पेक्ट नहीं करना कि वहां पर कोई वायरल कॉज होगा, यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का कॉज हमेशा इन्फेक्शियस नहीं होता। ठीक है, ये नॉन इन्फेक्शियस की वजह से भी हो सकती है। अब हमें इटियोलॉजी बता रहे हैं कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के कॉजेज कौन कौन से, तो सबसे कॉमन बच्चों इसमें क्या है, वायरल है, वायरल कॉज है मोस्ट कॉमन। और वायरसेस में भी कौन सा वायरस, इंटेरो वायरस। 80% ऑफ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के केसेस जो होते हैं ना, वो इसी इंटेरो वायरस की वजह से हुए होते हैं। फिर वो कहना है कि अदर पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं, जैसे रिकेट्सियल और ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह आ जाती हैं, वही SLE और सार्काइडोसिस वगैरह। ओके, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लें, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में भी वही टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, मेनिंजियल इरिटेशन होगी, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगी। ठीक है, कोर्स वो कह रहे हैं लेस फल्मिनेंट देन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। फल्मिनेंट का मतलब होता है स्वेरिटी। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है ना, ये इतना स्वेयर नहीं होता जितना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना, वो बहुत स्वेयर सिम्टम्स इसमें आते हैं, उसमें फीवर भी बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को, नेक स्टिफनेस भी बहुत ज्यादा होती है, और बाकी के सिम्टम्स जो है ना, ये नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, ये सब भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम इसमें भी CSF फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो पीछे हमने देखा था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF में हमें कौन से सेल्स मिल रहे थे, न्यूट्रोफिल्स मिल रहे थे। नॉर्मल क्या होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। बैक्टीरियल में कौन से मिले थे, हमें न्यूट्रोफिल्स रेज मिले थे। और वायरल में हमें क्या मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ठीक, वायरल में हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स नहीं मिलते, लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। और प्रोटीन जो है ना, वो मॉडरेटली इंक्रीज, और ग्लूकोज जो है ना, वो नियरली ऑलवेज नॉर्मल है। वो क्यों, क्योंकि वायरसेस को अपनी ग्रोथ के लिए ग्लूकोज की कोई जरूरत नहीं है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज चाहिए था, इसलिए वहां पे ग्लूकोज कंज्यूम कर रहा था, ग्लूकोज कम हो रहा था, लेकिन वायरसेस को ग्लूकोज नहीं चाहिए, इसलिए ग्लूकोज वहां पे नॉर्मल रहेगा। वो हमें कह रहे हैं कि प्रीडोमिनेटली लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है वायरल इन्फेक्शन में। प्रीडोमिनेटली कौन सा, लिम्फोसिटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइटिक क्लियोसाइटोसिस। ठीक है, अब अगर इसकी डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है, फिर कल्चर तो हमने करवा लिया, उसमें तो हमें कुछ नहीं मिला, तो वो कहने हैं कि इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें DNA सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है। ठीक है, क्या कराना पड़ता है, DNA सीक्वेंसिंग, इससे हमें इसका कॉज मिल जाता है कि पॉजिटिव एजेंट कौन है। ओके, फिर वो हमें कह रहे हैं कि इसका कोर्स और मैनेजमेंट क्या है, तो वो कह रहे हैं कि इसका कोर्स इतना स्वेयर नहीं होता, इसलिए हम इसको बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं कि हेडेक है तो पेन किलर्स दे दिए, उसकी हाइड्रेशन स्टेटस बेटर किया, और उसको ज्यादा धूप वगैरह में ना निकलने दिया, बेड रेस्ट का उसको कहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सिम्टम्स क्या होती है, मोस्टली सेल्फ लिमिटेड होता है ट्रीटमेंट इसका कोर्स क्या होता है, सेल्फ लिमिटेड, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट ही होता है। कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो इसमें कॉज है ही नहीं है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा समरी टेबल देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का कॉज क्या होता है, यूजुअली वायरल होता है, वायरल में भी 80% इंटेरोवायरस होता है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, मेनिंजियल इरिटेशन और ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, इसका कोर्स लेस फल्मिनेंट है, पायोजेनिक से। CSF में हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, प्रोटीन मॉडरेटली इंक्रीज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। फिर कल्चर में वो कह रहे हैं कि बैक्टीरियल कल्चर हम कराते हैं तो वो हमें नेगेटिव मिलता है। इसका कोर्स है वो सेल्फ लिमिटेड है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारी मैंने